बारी है क्या चल रहा है। हमारे साथ आज सुमित स्टूडियो में है जो आपको बताएंगे एक्शन कहां पर और इनके रेडार पर कौन सा स्टॉक। सुमित, आज तो इनफैक्ट एक बहुत लंबी सूची थी मेरे पास जिसमें अलग अलग नाम आ रहे थे। चाहे आप इंडिया बुल्स देख लें, कावेरी सीड देख लें, जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जो कंपनी हमने चुनी है वो है जोमैटो। जोमैटो को अगर आप पहले इसके रिटर्न वाले चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 19% के आसपास जोमैटो सिर्फ एक हफ्ते में चला है। करीब करीब 28% ये शेयर चल चुका है एक महीने के दौरान। और ये पीछे जुलाई में जब इसने अपने हाल में लोज बनाए थे, उन लोज से लेके अब तक करीब 66% का गेन आ चुका है। तो इस तरह का दुगना मूव स्टॉक के अंदर एक आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेज़ी जोमैटो ने पिछले करीब 10 से 15 दिन या 20 दिनों के दौरान दिखाई है। वो आपकी स्क्रीन पर है, किस तरह से रिटर्न्स में देखने को मिले हैं। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? हो रहा है इसमें फंड्स की तरफ से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर आप ब्लॉक डील में पार्टिसिपेटेड फंड्स को देखेंगे वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और नए फंड्स की तरफ से लगातार बाइंग एग्रेसिवली देखी जा रही है। ये जुलाई से ही फंड्स की बाइंग शुरू हुई थी और वो एक ट्रिगर बन के आया। और साथ साथ ये रीसेंट ट्रिगर जो है ये कल हुआ। शिपरॉकेट, जो कि इन्होंने दिसंबर में एक एक्विजिशन किया था जिसके बाद शेयर टूटा भी था काफ़ी, उस एक्विजिशन ने एक फंड रेज किया और उस फंड रेज के बाद ये 21वां यूनिकॉर्न बना। दरअसल यूनिकॉर्न वो जो कि $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन रखते हैं। तो ये वो वैल्यूएशन वाले लेवल से पहुंचा और क्योंकि ये जोमैटो बैक्ड है और इस तरह के वैल्यूएशन वहाँ मिल रहे हैं तो बाजार जोमैटो को भी एक थम्स अप दे रहा है। दूसरा, अब ये तो ब्लॉक डील के कुछ फंड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं जिन्होंने खरीदारी की है, लेकिन एक लंबी सूची आपके सामने आएगी अलग अलग फंड्स की जिनकी तरफ से खरीदारी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। ये कुछ शेयर हैं जो कि फंड्स ने खरीदे हैं, जिसमें नामों में एक्सिस म्यूचुअल फंड या 11,000 शेयर हैं। लेकिन बाकी अगर फंड्स पे आप जाना शुरू करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 37,000, फ्रैंकलिन करीब 2.5 करोड़ शेयर फ्रैंकलिन ने खरीदे, यूटीआई 38 लाख शेयर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 99 लाख शेयर और उसके अलावा एमओएसएल 1.5 करोड़, निपॉन 7 करोड़। तो इस तरह की मासिव बाइंग फंड्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है और ये मासिव बाइंग जुलाई एंड और अगस्त की कहीं रेंज में होते हुए दिखाई पड़ी, जिसके आधार पर इस शेयर में एक बढ़िया मूव देखने को मिला। तो ये जो जोमैटो का मूव आप 1 महीने का, 7 दिन का, 15 दिन का देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह भारी फंड बाइंग है। और जो रिसेंट एक न्यूज़ फ्लो आया इनके एक बैक्ड यूनिकॉर्न बनने के बाद, ये भी एक ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर गया। तो बेसिकली यूनिकॉर्न बनी शिपरॉकेट, तो बाजार यही अनुमान लगा रहा है कि इफ एट ऑल जोमैटो एग्जिट करता है तो उनके स्टेक का वैल्यूएशन कितना बड़ा मिलता हुआ दिखाई देगा। और उसी पे ही बाजार ने थम्स अप दिया था एक टाइम पर। तो आज थम्स डाउन दिया था, आज वही थम्स अप दे रहा है वापस उससे। तो ये फिलहाल आपके लिए जोमैटो की स्टोरी। यहीं पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आनंद टंडन भी है, मार्केट एक्सपर्ट। आनंद, इनफैक्ट ये काफी चर्चा में रहा है स्टॉक, इसके हाई वैल्यूएशंस को लेकर, उसके बाद जिस तरह से धुलाई हुई जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, एंड लेटली जो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हो रही है। तो सवाल यही है, अगर रिटेल निवेशक इस स्टॉक को लेकर फंसा है, क्योंकि अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं इसमें, उनके लिए क्या इंडिकेशन है? क्या उनको भी एक मौका मिलेगा शायद अपने भाव या फिर उससे ऊपर एग्जिट मिलने का? या फिर दूसरी तरफ से देखें, अगर म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं तो क्या हमें भी लेना चाहिए रिटेल निवेशकों को? देखिए, म्यूचुअल फंड का खरीदने का कारण कई हो सकता है और उसमें से ज्यादातर कारण ये होता है कि उनको मार्केट में हर सेक्टर, हर क्षेत्र में कोई ना कोई शेयर्स होने चाहिए। और स्पेशली अगर मार्केट वेट काफी है, कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, तो उनको कुछ ना कुछ उसमें पोजीशन बना के रखनी पड़ती है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडेक्स की तरह उसको बिहेव करें। और रिटेल इन्वेस्टर का होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी और को परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप वही शेयर में निवेश करना चाहिए आपको जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से बढ़त हो सकती है। और बढ़त इसलिए हो सकती है क्योंकि ये नहीं कि कोई और खरीद रहा है, बट ये इसलिए क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आने की संभावना है और वो उसका वैल्यूएशन ठीक है। मेरे हिसाब से जोमैटो का वैल्यूएशन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी भी काफी महंगा है। और ग्रोथ, भले ही वो बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो जाएगी और प्रॉफिट बना लेंगे, मेरा अनुमान यह है कि उनको प्रॉफिट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। और इस बात को जो मान रहे हैं आज के दिन, बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल्स होते हैं आगे जाके। और जैसे ही ब्याज की दरें बढ़ती रहेंगी, जो कंपनियां दूर में बहुत से सालों बाद प्रॉफिट बनाने की बात करती हैं, उनका वैल्यूएशन के ऊपर एक प्रभाव बना रहेगा, एक दबाव बना रहेगा। तो अभी भी अगर कोई निवेश कर रहा है तो उसको बहुत लंबे अरसे के लिए निवेश का व्यू लेके ही जोमैटो में पैसा करना चाहिए।
देखिए अभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी का ही प्ले रहेगा। ये वैसा स्टॉक है, आप लीजिए और भूल जाइए। प्रॉफिट बनाकर दे जाता है तो वेरी गुड, वरना ये एक लैगर्ड रहा है अब तक। और जो सुमित ने डेटा पेश किया, जिस तरह के फंड्स ने खरीदारी की है, जुलाई के अंत में करीब 1343 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स दरअसल म्यूचुअल फंड्स ने लिए हैं। उतना पैसा आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट वाइज। तो इंटरेस्टिंग है कि इसीलिए शायद वो स्टॉक 60-65% तक के रिटर्न्स दे चुका है एक महीने में इस म्यूचुअल फंड की खरीदारी के बेसिस पर ही। आनंद, कमिंग बैक टू द बिगर क्वेश्चन, मार्केट की चाल यहां से अब कैसी रहेगी? कुछ लोग कह रहे हैं 18,000 के जितने हम करीब जाएंगे उतनी मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखाई देगी, और कुछ ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम यहां से अब लाइफ हाइस की तरफ एक बड़ा अटेम्प्ट करेंगे। आप किस खेमे में हैं? इस रीसेंट रिकवरी, इस रीसेंट रैली को आप कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मार्केट कहां तक जाएगा। मार्केट का मोमेंटम उसको कहीं भी ले जा सकता है। आपको ये देखना है कि आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड किस समय बेहतर है और किस समय खराब है, और अगर आपको निवेश करना है तो किस क्षेत्र में स्टॉक में करना चाहिए। मार्केट के ऊपर टिप्पणी करके कोई पैसा नहीं बनाता। तो जहां तक बात है, यह है कि अभी आउटलुक क्या है। आउटलुक यह है कि ब्याज की दरें यहाँ से भी ऊपर जाएंगी। लोगों का अनुमान है कि क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसके कारण और थोड़ा सा रिसेशनरी फेज नजर आने लगा है, तो उनका मानना यह है कि यूएस फेड जो है, जो कि मार्केट मोर और लेस ग्लोबली इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ेगा नहीं और उसके रुकावट हो जाएगी। अगर आप हिस्ट्री देखें तो बढ़त बाजार में तभी होती है जब एक्चुअली इंटरेस्ट रेट हाइक जो है करना बंद हो जाते हैं, और उसके बाद पॉज लेके फिर उसके बाद ये अनुमान लगाने लगते हैं लोग कि इसमें गिरावट आएगी। मेरा मानना यह है इन्फ्लेशन यूएस में कम नहीं हो सकता। जो भी आप कहें, इस वक्त सर्विसेज इन्फ्लेशन, आप फ्यूल और फूड को भूल भी जाएं, जो कि वो कोर इन्फ्लेशन में नहीं लेते हैं, तो फ्यूल और फूड तो आप अलग कर दीजिए। उसके बावजूद सर्विसेज इन्फ्लेशन, रेंटल, ये सब इतने चढ़े हुए हैं और चढ़ते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन वहां पे इतनी जल्दी से कम नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट आपको इसके कारण बढ़ाते रहना पड़ेगा बियॉन्ड व्हाट करंट मार्केट इज एस्टिमेटेड। तो इसके कारण वहां पर एक, जब तक पूरी तरह से रिसेशन होने की का रुझान नजर नहीं आ जाता है और रिसेशन हो नहीं जाता है, तब तक ये इन्फ्लेशन को कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे रिसेशन की तो बात नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ की बात है। ग्रोथ कितना होगा या कम होगा, लेकिन फिर भी ग्रोथ रहेगा। मार्जिन में प्रेशर जरूर है, और आपने इस क्वार्टर, इस तिमाही में भी देखा कि मार्जिन का प्रेशर बरकरार रहा है कंपनियों के ऊपर, और अर्निंग्स एस्टिमेट जो साल के बिगनिंग में थे वो अब थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। तो मार्केट ऑलरेडी मेरे हिसाब से यहाँ पर भी काफी हद तक चढ़ा हुआ है। मेरा मानना, अनुमान ये है कि यहाँ पर भी इन्फ्लेशन की जो आप बात कर रहे हैं, आरबीआई बोलता है कि इन्फ्लेशन अभी यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो गलत हुआ। तो यहाँ से भी आपको इन्फ्लेशन का डर बरकरार रहेगा, और इसके कारण इंटरेस्ट रेट में गिरावट आने की संभावना बहुत कम है। तो अगर इस व्यू को लेकर चलें, वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं, फ्रंटलाइन कंपनीज में कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रहा है मुझे। आपको इन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, या ऑटो एंसिलरीज, या सम ऑफ द अदर सर्विसेज सेक्टर, जहां पर अभी भी ग्रोथ की संभावना है, और वो पकड़ के चलना चाहिए। मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा नजर नहीं लगाएं। एसेट एलोकेशन जो है इस वक्त इक्विटी की तरफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू आर अंडर इन्वेस्टेड। जी, इस बीच याद रखिएगा 2 बजे जिस हम